देखिए, हम आज संस्वीकृति पढ़ेंगे। कन्फेशन। जो पिछला एविडेंस एक्ट था, उस एविडेंस में भी ये कमी थी कि संस्वीकृति को डिफाइन नहीं किया गया था। और जो नया एक्ट बना है उसमें भी वही बात है कि संस्वीकृति को इसमें भी डिफाइन नहीं किया गया। अब संस्वीकृति के लिए वही डेफिनेशन हमें लेनी पड़ेगी। कौन सी? पकाला नारायण स्वामी वर्सेज किंग एम्परर। संस्वीकृति की जो डेफिनेशन है वो कहाँ से लेंगे? पकाला नारायण स्वामी वर्सेज किंग एम्परर। काला वर्सेज किंग एम्परर। AIR 1939 प्रिवी काउंसिल। इस केस में संस्वीकृति को डिफाइन किया गया है कि संस्वीकृति वह स्वीकृति है जिसमें अभियुक्त अपराध को या उन तथ्यों को जिससे अपराध का गठन होता है स्वीकार करता है। तो संस्वीकृति की इस एक्ट में भी कोई डेफिनेशन नहीं दी। जो कमी उसमें थी वही कमी इसमें रहे। बस केवल इतना किया है कि कुछ सेक्शनों को जोड़ दिया। जैसे सेक्शन 24, 28, 29, 29, इन तीन सेक्शनों को मिलाकर एक सेक्शन बना दिया। 22, तीन सेक्शनों को मिलाकर के एक सेक्शन बना दिया, सेक्शन 22 23। पढ़ाइए। नहीं सर, 24, 22। 28 और 29, इन तीन सेक्शनों को मिलाकर के एक सिंगल सेक्शन जोड़ दिया। यानी 24 को इन्होंने 23 में डाल दिया, 28, 29 को दो प्रोविजो कर दिए, परंतु में बना दिया। 22 में वही बात है कि धमकी, उत्प्रेरणा या वचन के अधीन की गई संस्वीकृति दंडिक कार्रवाई में यूज नहीं होगी। शर्त क्या थी? कि अभियुक्त व्यक्ति द्वारा की गई संस्वीकृति दंडिक कार्रवाई में विसंगत है यदि उत्प्रेरणा धमकी और वचन से कराई गई। और धमकी, उत्प्रेरणा और वचन किसने दिया है? किसी प्राधिकारवान व्यक्ति ने। और कोर्ट की राय है कि इस प्रकार संस्वीकृति करके वो कोई ऐहिक रूप से फायदा उठाएगा या किसी बुराई का परिवर्जन कर लेगा तो सेक्शन, यानी ऐसी संस्वीकृति को विसंगत माना गया है। सेक्शन 24। तो यानी 24 को यहां पर 23 का फर्स्ट क्लोज बना दिया। 22 का सर। सेकंड क्लोज में 28 को कि धमकी, उत्प्रेरणा और वचन का प्रभाव समाप्त हो गया और उसके बाद कोई संस्वीकृति की गई है तो वो संस्वीकृति विधिमान्य हो। फिर ये प्रोविजो दे दिया एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन का, जो सेक्शन 39 में था, वो प्रोविजो इस सेक्शन 23 में दे दिया कि अगर कोर्ट के अलावा किसी अन्य व्यक्ति को संस्वीकृति की गई है, नशे की हालत में की गई है या चेतावनी के बिना की गई है, वचन के अधीन की गई है, तो ऐसी संस्वीकृति साक्ष्य में विधिमान्य होती है अगर एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन है। सेक्शन 29। 29 को इन्होंने प्रोविजो बना दी। फिर जो सेक्शन 26 और 27 था, इसको 24 बना दिया। 26 को लिख दिया और 27 को इसके परंतुक में डाल दिया। 26 में ये लिखा हुआ है कि पुलिस, सॉरी, 25, 26 और 27 इनको मिलाकर के एक सेक्शन बना दिया 24। 23। 25, 26 और 27 को मिलाकर के एक सेक्शन बना दिया 24। सॉरी, ये 22 है और ये 23।
किसी पुलिस अधिकारी को की गई संस्वीकृति अपराध में अभियुक्त व्यक्ति के विरुद्ध साबित नहीं की जा सकती, ये 25। 26 में पुलिस अभिरक्षा में की गई संस्वीकृति साक्ष्य में ग्राह्य नहीं होती, सिवाय दो बातों के। जब वो मजिस्ट्रेट की साक्षात उपस्थिति में की गई है, ये 26 में कहा गया है, और 27 को इसका प्रोविजो बना दिया सेकंड का, कि कोई संस्वीकृति में अगर अभियुक्त के द्वारा दी गई जानकारी से किसी तथ्य का पता चलता है तो उसे साबित किया जा सकता है, वो संस्वीकृति के रूप में भी हो सकता है या अन्यथा। सेक्शन 23। फिर जो सेक्शन 29 था, सॉरी 30 था, उस 30 को इन्होंने बना दिया 24। सेक्शन 24 कि सह अभियुक्त द्वारा की गई संस्वीकृति दूसरे अभियुक्त के विरुद्ध केवल विचार में ली जाएगी। देखिए, जब एक अवधि एक ही अपराध के लिए संयुक्त रूप से विचारित और व्यक्तियों में एक के द्वारा अपने को और ऐसे व्यक्तियों में किसी अन्य को प्रभावित करने वाले संस्वीकृति को साबित किया जाता है, तब न्यायालय ऐसे संस्वीकृतों को अन्य व्यक्ति के विरुद्ध ऐसी संस्वीकृति करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध क्या कर सकता है, विचार में ले सकता है। इस धारा में अपराध शब्द के अंतर्गत अपराध का दुष्परिणाम और उसका प्रयत्न भी शामिल है। ये नया जोड़ दिया। फिर इन्होंने एक नया एक्सप्लेनेशन दे दिया कि अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति जिसने संस्वीकृति की है और उसके अलावा दूसरा अभियुक्त अगर भाग गया है, यानी उद्घोषित अपराधी है, तो उसके विरुद्ध भी ये विचार में ली जाएगी। फिर जो सेक्शन 31 था, 31 था, उसको इन्होंने 25 बना दिया, संस्वीकृति का शैक्षिक महत्व। इन्होंने सेक्शन 25 बना दिया, संस्वीकृति का शैक्षिक महत्व क्या है। तो संस्वीकृति का शैक्षिक महत्व यही है कि संस्वीकृति केवल विबंध का काम करती है, निश्चयात्मक सबूत नहीं होते। संस्वीकृति विबंध का काम करती है, निश्चयात्मक सबूत नहीं होती, ये सेक्शन 25 कह रहा है। फिर सेक्शन 32 में जो लिखा हुआ था उनको इन्होंने सेक्शन 26 बना दी। 32 सेम टू सेम वैसा ही है, कोई फर्क नहीं। पहले टाइटल था और टाइटल के बाद एक्सप्लेनेशन था, अब सारी बातें एक्सप्लेनेशन के रूप में एक्सप्लेन की गई है, टाइटल नहीं दिया गया। पहला कि सुसंगत तथ्यों के लिखित व मौखिक कथन ऐसे व्यक्तियों ने किए गए हैं जो मर गया है, मिल नहीं सकता, साक्ष्य देने में असमर्थ हो गया है, जिसकी उपस्थिति इतने वे या विलंब के नहीं हो सकती जितना मान ले की परिस्थिति में न्यायालय अयुक्ति युक्त समझता है, तो निम्नलिखित दशाओं में किए गए कथन सुसंगत हो गए। पहला, मृत्युकालिक कथन कि मृत्यु के कारण और उस व्यवहार की परिस्थिति के बारे में जिसके परिणाम स्वरूप मृत्यु हुई है, तब मामले में मृत्यु का कारण प्रसंगत है। कथन सुसंगत है चाहे व्यक्ति जिसने किया है उस समय जब किए थे मृत्यु की प्रत्याशा थी या नहीं, चाहे कार्रवाई जिसे मृत्यु का कारण प्रसंगत हो, प्रकृति कैसी ही क्यों ना हो। यानी दोनों एक्सप्लेनेशन को मिलाकर के एक बना दिया और ये कहा कि ये सिविल और क्रिमिनल दोनों प्रकार के मामलों में लागू होती है। इंग्लिश विधि में जो मृत्युकालिक कथन है वो केवल दांडिक विधि पर लागू होता है, क्रिमिनल केसेस में, लेकिन भारत में सिविल और क्रिमिनल दोनों कार्रवाइयों में लागू होता है। इंग्लिश विधि में मृत्युकालिक कथन के लिए आवश्यक है कि मरने वाले व्यक्ति को मृत्यु की प्रत्याशा रही हो, लेकिन भारतीय विधि में मृत्यु की प्रत्याशा होना जरूरी है। फिर दूसरा, वही कारोबार के अनुक्रम में किया गया कथन
जब कथन कारोबार के साधारण अनुक्रम में किया गया और विशेषतः जब उसके कारोबार के साधारण अनुक्रम में या वृत्तिक कर्तव्य के निर्वहन में रखी जाने वाली पुस्तक में उसके द्वारा की गई प्रविष्टि किए गए ज्ञापन के रूप में धन माल प्रतिभूति या किसी किस्म की संपत्ति की प्राप्ति की लिखित या हस्ताक्षरित अभिस्वीकृति है या वाणिज्यिक में उपयोग में आने वाले किसी लिखित या हस्ताक्षरित दस्तावेज के रूप में किसी पत्र या अन्य दस्तावेज की तारीख के रूप में जो उसके द्वारा प्राय दिनांकित लिखित या हस्ताक्षरित की जाती है। फिर सी, जब कथन करने वाले व्यक्ति के हित के प्रतिकूल हो वो जब वह कथन करने वाले व्यक्ति के धन या संपत्तिक हित के विरुद्ध है जो सत्य होने के कारण तांत्रिक अभियोजन या नुकसानी का वाद लाया जा सकता है या लाया जा सकता था। तीसरा, लोड़ी और लोक अधिकार के बारे में किसी व्यक्ति की राय है लेकिन शर्त यह कि अधिकार उत्पन्न यानी विवाद उत्पन्न होने से पहले राय दी गई। फिर वही, व्यक्तियों के बीच रक्त विवाह और दत्तक संबंध पर आधारित नातेदारी से संबंधित हो लेकिन शर्त यही है कि राय विवाद उत्पन्न होने से पहले दी गई। फिर मृत व्यक्ति की कुटुंब बिल विलेख पत्थर जो प्रस्तर है उनमें लिखी हुई कोई बात है लेकिन ये सारे कथन विवाद उत्पन्न होने से पहले किए गए। वसीयत अन्य दस्तावेज में अंतर्विष्ट व्यवहार जो सेक्शन 11 कै में भी निर्दिष्ट करता है। और लास्ट है, कई व्यक्तियों की राय और भावनाओं और धारणाओं को व्यक्त करते हैं उनके द्वारा किए गए कथन। क्योंकि एक बात बताओ, जैसे मान लीजिए कि आपके घर के बाहर किसी ने पोस्टर लगा दिया कि भाई आप इस प्रकार के टाइप के व्यक्ति, लोग आएंगे जाएंगे देखेंगे और आपके बारे में एक राय बनाएंगे या कुछ बोल के जाएंगे। अब वो व्यक्ति जो आए गए उन्होंने अपनी राय बना ली, उनकी अपनी ओपिनियन होगी। अब वो मिल नहीं सकते सारे व्यक्ति कि आप किस किस को पकड़ के लाओगे। इसलिए उसके बारे में सुव्यक्त भावनाओं के बारे में कोई व्यक्ति बता रहा है कि भाई लोग आपके बारे में ये कह रहे थे, वो सुसंगत है। सेक्शन 26 के जे में या एच क्लोज। सेक्शन 32 सेम टू सेम है, जैसे 32 को सेक्शन 26 में डाल दिया गया, कोई परिवर्तन नहीं। फिर जो सेक्शन 33 था 33 था उनको इन्होंने सेक्शन 27 बता दिया। सेक्शन 33 को इन्होंने 27 बताया कि वो लैंग्वेज चेंज की। 27 में ये है कि 33 में यानी सेक्शन 27 में ये दिया हुआ है कि कोई व्यक्ति एक बार कोर्ट में आया और उसने स्टेटमेंट की और स्टेट करने के बाद में वो व्यक्ति मर गया है, मिल नहीं सकता, साक्ष्य देने में असमर्थ हो गया या उसकी उपस्थिति इतने व्यय और विलंब की नहीं हो सकती जितना कोर्ट मामले में अनुचित समझता है, तो उसके द्वारा किए गए स्टेटमेंट आगे उसी मामले के आगे कार्रवाई में या उससे मामले से संबंधित अन्य कार्रवाई में उपयोग में लिया जाए। ये सेक्शन 33 कह रहा है और यही बात सेक्शन 27 कह रहा है। बस शर्त ये कि जो कोर्ट में बयान हुए हैं उनमें क्रॉस एग्जामिनेशन हो जाना चाहिए। अब एक चीज देखिए, जैसे एक बार आरजेएस का प्री का जो पेपर था उसमें ये कहा कि सेक्शन कि एक महिला के साथ रेप हुआ, रेप के बाद में महिला ने 164 सीआरपीसी के स्टेटमेंट दी मजिस्ट्रेट के समक्ष और स्टेटमेंट देने के बाद उस महिला ने आत्महत्या कर ली। क्या महिला के 164 के बयान साक्ष्य में उपयोग लिए जा सकते हैं? सेक्शन 27। तो देखो, महिला के सेक्शन 164 के स्टेटमेंट को यूज नहीं लिया जा सकता क्योंकि इनकी क्रॉस एग्जामिनेशन
नहीं हुई, क्योंकि इनकी क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं। फिर देखिए नेक्स्ट, सेक्शन 28, जो 34 था उन्होंने 28 बना दिया। सेक्शन 34 को इन्होंने 28 बना दिया, 28, कि वही कि लेखा वस्तुओं में की गई प्रविष्टि साक्ष्य में सुसंगत है, लेकिन केवल प्रविष्टि के आधार पर उस तथ्य को साबित नहीं माना जा सकेगा, साबित अन्य साक्ष्यों से करना पड़ेगा। इसके इलस्ट्रेशन को अंडरलाइन करके क्वेश्चन मार्क बना लो, ये ऑब्जेक्टिव में बहुत पूछता है कि कारोबार के अनुक्रम में नियमित रूप से रखी गई लेखा पुस्तकों में की गई प्रविष्टि, जिसके अंतर्गत वे भी हैं, इलेक्ट्रॉनिक रूप में रखी गई है। जब कभी इस विषय पर निर्देश करते हैं, न्यायालय को जांच करनी है सुसंगत, किंतु अकेले कथन किसी व्यक्ति के दायित्व को भारित करने के लिए पर्याप्त साक्ष्य नहीं होगा। ये सेक्शन 34 को इन्होंने 28 बना दिया। फिर 35 को इन्होंने 29 बना दिया कि लोक अभिलेख या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख में की गई प्रविष्टि सुसंगत है। सेक्शन 34, 35 को इन्होंने 29 बना दिया। फिर 36 में मानचित्र, चार्ट और रेखांकन कथनों की सुसंगतता था, तो जो वहां पर सेक्शन 37 था वो यहाँ पर सेक्शन 30 बना दी, सॉरी 36 था उसको 30 बना दी। 37 में जो था वो इन्होंने 31 बना दिया कि कतिपय अधिनियम अनुसूचनाओं में अंतर्विष्ट लोक प्रकृति के तथ्य के बारे में सुसंगत। और जो सेक्शन 39 में था, सॉरी 38 में, वो इन्होंने 32 बना दिया। इन्होंने बस इतना कर दिया कि जो पहले AIR पुस्तकें वगैरह थी उसके डिजिटल रूप को भी एक्सेप्ट कर लिया कि डिजिटल रूप में भी आप पुस्तक वगैरह को पेश कर सकते हो कोर्ट में, यानी AIR वगैरह को डिजिटल रूप में भी आप कोर्ट में पेश कर सकते। आजकल हर कोर्ट के ईमेल आईडी दे रखी है, आपको अगर कोई कोर्ट में मामला पेश करना है तो आपको उसकी कॉपी निकालने की जरूरत नहीं है, मेल आईडी पर कोर्ट को आप भेज सकते हो और कोर्ट मेल से अपना खोल करके देख लेगा कि भाई इस वकील साहब ने ये मामला पेश किया। फिर 39 में ये है कि कितना पेश करें। सेक्शन 39 में यह है कि AIR पुस्तक वगैरह में से कितना पेश करें। तो इन्होंने कहा कि भाई जितना जरूरी है, जैसे मान लीजिए कि AIR की इतनी मोटी बुक है और आपको एक केस पेश करना है, तो केवल उस पेज की कॉपी करा करके आप कोर्ट में पेश कर दीजिए, कोर्ट कंसिडर कर लेगा। आपको पूरी AIR कोर्ट में पेश करने की जरूरत नहीं है। ये सेक्शन 39 और सेक्शन 33 एविडेंस एक्ट कह रहा है। पुराने का 39, नए का 33। कि जब कोई कथन जिसका साक्ष्य में दिया जाता है किसी व्यर्थ कथन या बातचीत का भाग है, एकल दस्तावेज का भाग है, किसी दस्तावेज में अंतर्विष्ट है जो पुस्तक या पत्रों या कागजों के संसक्त आवली का भाग है, इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख के भाग में अंतर्विष्ट है, तब उस कथन, बातचीत, दस्तावेज, इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख, पुस्तक, पत्रों, कागज पत्रों की आवली के उतने का ही, न कि उतने से अधिक का साक्ष्य दिया जा सकता है, जितना न्यायालय उस कथन की प्रकृति और प्रभाव को तथा उन परिस्थितियों को जिसके अधीन वह किया गया पूर्णतः समझने के लिए उस विशिष्ट मामले में आवश्यक विचार करता है। फिर देखिए सेक्शन 41 एविडेंस एक्ट से लेकर जो 44 एविडेंस एक्ट था वो यहां पर सेक्शन 30
34 से लेकर सेक्शन 38 कर दिया। 34 से लेकर 38 कर दिया, बाकी इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया गया। सबसे पहले सेक्शन 34 में दिया हुआ था रेस जुडिकेट, यानी एक मामले में विषय पर कोई डिसीजन हो गया और उस मामले में कार्रवाई चल रही है और कोर्ट में पुराना डिसीजन पेश कर दिया गया कि इस मामले में डिसीजन हो चुका है, तो कोर्ट आगे कार्रवाई नहीं करेगा और वो जो पहले से डिसाइडेड केस है वो उस मामले में सुसंगत हो। तो रेस जुडिकेटा सेक्शन 34 में सुसंगत है, जो सेक्शन 41 में था, 40 में था, 40 में था, सॉरी, 40 से 44। और जो 35 में है वो सेक्शन 41 में है। तो वही चार विषय, वही चार विषय। पहला, सक्षम न्यायालय अधिकरण का संप्रमाण विषयक, विवाह नवाधिकरण विषयक और दिवालिया विषयक, है ना। प्रोबेट का हिंदी अर्थ कर दिया संप्रमाणक विषयक, आदेश या डिक्री, अंतिम आदेश या डिक्री जो किसी व्यक्ति को कोई विधिक हैसियत प्रदान करती है, लेती है या पूर्ण रूप से किसी विनिर्दिष्ट व्यक्ति के विरुद्ध किसी व्यक्ति की हैसियत का हकदार या विनिर्दिष्ट चीज का हकदार घोषित करती है। तब सुसंगत है जब किसी विधिक हैसियत किसी ऐसी चीज पर किसी ऐसे व्यक्ति के हक का अस्तित्व सुसंगत है। ऐसे निर्णय, आदेश, डिक्री इस बात का निश्चयात्मक सबूत है। कोई विधिक हैसियत प्रदत्त करती है, दूसरा किसी विधिक हैसियत का हकदार घोषित करते हैं। देखो, दो वर्ड दे रखे हैं, विधिक हैसियत का हकदार घोषित करती है या विधिक हैसियत प्रदान करती है। प्रदान करने का मतलब हुआ है कि जिस दिन डिसीजन हुआ है उस दिन से वो विधिक हैसियत दी गई है, और हकदार घोषित करने का मतलब है कि उसके पास हैसियत तो पहले से ही है, केवल कोर्ट ने उसे कंफर्म किया है। किसी विधिक हैसियत को वापस लेती है या किसी व्यक्ति को किसी संपत्ति का या किसी चीज का हकदार घोषित करती है, और चार विषयों पर है तो ऐसे विषय निश्चयात्मक सबूत होते हैं। सेक्शन 41 एविडेंस एक्ट, और यहां सेक्शन 35। फिर 36 में 42 कि 41 के जो हैं चार विषय, उनको छोड़कर बाकी डिसीजन जो होंगे उनको हम बोलेंगे। देखो, 41 वाले जो निर्णय है उनको बोलते हैं लोकलक्षी निर्णय, जजमेंट इन रेम, और 42 वाले डिसीजनों को बोलते हैं व्यक्तिलक्षी निर्णय, यानी ये केवल पक्षकारों पर लागू होते हैं। और इन निर्णयों का अगर संबंध किसी पब्लिक इंटरेस्ट से है, अगर इनका संबंध किसी पब्लिक इंटरेस्ट या लोकहित से है, सेक्शन 42 का, तो ऐसे निर्णय 41 वाले तो निश्चयात्मक सबूत हैं और 42 वाले सुसंगत हैं। और जो 40, 41 और 42 में नहीं आते, यानी जहां रेस जुडिकेटा लागू नहीं होता, 41 के सब्जेक्ट से संबंधित नहीं है, 42 में लागू नहीं होते, और वो निर्णय, उसके अलावा बाकी सारे निर्णय सेक्शन 43 में या यहां सेक्शन 37 में विसंगत होते। देखिए सेक्शन 37 को कि 24, 35, 36 में वर्णित निर्णय से भिन्न निर्णय कब सुसंगत होते हैं। सेक्शन 34, 35, 36 में वर्णित से भिन्न निर्णय, आदेश, डिक्रियां विसंगत है जब निर्णय, आदेश, डिक्री का अस्तित्व विवादक न हो, वह इस अधिनियम के किसी अन्य उपबंध के अंतर्गत सुसंगत न हो। कै और ख,
अब इसके बी, सी और डी इलस्ट्रेशन, बी, सी, सॉरी इसके बी और सी इलस्ट्रेशन को अंडरलाइन करके क्वेश्चन मार्क बना लीजिए। देखो सेक्शन 37 इलस्ट्रेशन क्या दिया हुआ है कि ए ने बी की गाय चुराई और चुरा करके सी को बेच दी। ए ने बी के खिलाफ केस किया और बी को सजा हो गई। ए ने सी से अपनी गाय की रिकवरी के लिए, वापसी के लिए वाद लाया। क्या ए और बीच के बीच में हुआ निर्णय, ए और सी के बीच में हुए निर्णय कार्रवाई में पेश किया जा सकता है क्या? प्राइमा फेसिस तो ऐसे लगता है कि पेश किया जा सकता है, लेकिन इस चीज को तय करने के लिए सबसे पहले क्राइटेरिया देखो कि ए और जो बी का निर्णय है क्या सेक्शन 40 में रेस जुडिकेटा लागू हो रहा है क्या? नहीं हो रहा। तो फिर नेक्स्ट देखो क्या 41 में चार विषयों से संबंधित है? ये भी नहीं है। 42 में लोकहित से जुड़ा हुआ है क्या? नहीं जुड़ा हुआ। तो फिर ये 43 में कितना ही साथ का हो विसंगत है। इस कि ख का क इसलिए करता है कि क गाय चुराई है, ख दोषित किया जाता है। तत्पश्चात गाय के लिए वाद लाता है, ख ने दोषित होने से पूर्व गाय गय को बेच दी थी। ख के विरुद्ध यह निर्णय क और ग के बीच में क्या है? विसंगत। फिर उन्होंने कहा कि अगर अन्य वहां पर मामले में लागू होता है तो पेश की जा सकती। कहाँ कहाँ पेश की जा सकती है? तो इन्होंने दो नए इलस्ट्रेशन दिए हैं, इन दोनों को अंडरलाइन करके क्वेश्चन मार्क बना दो। नई जो बीएनएस ये से बी ऐसे है, इसमें दो नए इलस्ट्रेशन दिए हैं डी और ई, कि किसी की चोरी का प्रीवियस कन्विक्शन साबित करना हो तो पूर्व दोष सिद्धि के रूप में जजमेंट को कोर्ट में पेश किया जा सकता है। और फिर इन्होंने कहा कि किसी व्यक्ति के ऊपर हत्या के लिए झूठा मुकदमा दायर किया गया, वो अपने अपमान के लिए वापस केस कोर्ट में केस पेश करना चाहता है तो उस जजमेंट की जिसमें वो बरी हुआ है कॉपी पेश कर सकते। ये दो इलस्ट्रेशन नए जोड़े हैं, इनको अंडरलाइन करके क्वेश्चन मार्क बना लो। फिर वही 44-38 बना दिया गया कि अगर निर्णय के प्राप्त करने में कपट किया गया है या किसी प्रकार की कोई साठगांठ की गई है तो वह निर्णय को साबित करने के लिए साबित किया जा सकता है, यानी उसका खंडन करने के लिए साबित किया जा सकता है। फिर जो 45 से लेकर के 51, 41 से लेकर के सॉरी 45 से लेकर जो 51 में था, क्या अन्य व्यक्तियों की राय, वो यहां सेक्शन 39 से लेकर के 45 बना दी गई। सेक्शन 39 से 45 बना दी। 45 और यहाँ 39 में एक्सपर्ट ओपिनियन की बात की गई। वहां 45 में, यहाँ 39 में वही कि जब न्यायालय को चार विषय, विदेशी विधि, विज्ञान, कला,
या किसी अन्य क्षेत्र की किसी बात पर, एक नया वर्ड जोड़ दिया इसमें, एनी अदर फील्ड। पहले तीन ही थे, विदेशी विधि, विज्ञान और कला, अब चार हो गए। विदेशी विधि, विज्ञान, कला और एनी अदर फील्ड। जैसे अभी चल रहा है एआई, चैट जीपीटी, इन के लिए स्कोप रखने के लिए इन्होंने वर्ड यूज कर दिया एनी अदर फील्ड।